हो गया, वही वीडियो किया। मतलब इसको कोनो ग्रह लगा दिया है क्या रे सब। तीसरा बार आ गए इस मंच पे, तब पानी पियाता रहे छुटकी। हाँ इधर तेरा दाम निकाल लेंगे, काट लेंगे बाद में। इतना हमारा निकालने आता है, पगली के दिया तो उसको से पानी नहीं निकला। कोनो कर्म के लड़की ना, इससे एगो टूल नहीं निकला, पानी नहीं निकला। रिकॉर्डिंग हो ही रहा है ना, सब डाल देंगे ना होगा तो। मतलब खाना खा के नहीं पानी पी पा रहे हैं। चल अब कोई बोलेगा नहीं। बड़ी हंसता है सब। चलो देखो ध्यान से, देखो कासू मदन के बीच झगड़े कारण क्या था, बोलो बोलना। लट्टू का खेल क्या था। देखो लट्टू के खेल में देखो जरूर खेलबाजी पर हम लोग खेलते हैं ना बच्चा में, कि एक मुक्का दो मुक्का, कोई कहता ना कि तुम जीतेगा था हम जीतेंगे तो तुम मारेंगे एक मुक्का। तो क्या था इसमें फायदा क्या था कि देखो बता रहे हैं हम, कासू जो था ना बड़ी बदमाश था, कुछ भी मतलब गलती करता था लेकिन बदलाव नहीं होता था। बेचारा मदन, बोलो मदन मार खा जा रहा था, ठीक है। तब मदन बात नहीं है, ध्यान दो, मदन दिमाग लाया कि चलो खेलवा में इसका बदला निकाल लेंगे का। तो वही उसको कस के जीता, मारा दू हुड़ा की दू जात खत्म कर दिया का। तो यही बात ना है। तो क्या बोला, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, लट्टू का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा बात नहीं, लेखक बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान, वही अपमान के बदला ले सकता है, जैसा मदन ने कासू के दांत तोड़ के किया। कितना तोड़ा, 2। तो इससे क्या कहानी से लेखक बतलाना है, सुनो, इस कहानी से लेखक बतलाना चाहते हैं कि झोपड़ी वाला भी बदला ले सकता है महल वाला से, ठीक है, अपने दिमाग से। मतलब क्या कि अब हमसे क्या बोलते हैं, हमको अपमान कर रहा है, तो अगर उससे हम सामने से नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो ज़रूर उसका कुछ मतलब उसे खेल खेलेंगे जिसका उसको हम नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हुआ जो मदन किया, मदन सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेन साहब का चरित्र कैसा था। तो मतलब सेन साहब विष के दांत क्या है, कहानी का एक पात्र है, मतलब भूमिका निभाए हुए हैं। मतलब सेन साहब क्या है, बोलो, विष के दांत कहानी के एक पात्र है। क्या है, पात्र है। अब बताओ सेन साहब की कितना लड़की है, 5। तो इसमें उसके बारे में जब बोल रहा है, तुमको मालूम है कि सेन साहब क्या है, इस कहानी के एक पात्र है। उसके लड़की कितना, 5, एक लड़का है ना। और लड़की के क्या समझते थे, कठपुतली की तरह समझते थे। अब बेटा के बहुत मानते थे ना, है ना। लिखे हैं देखो यहाँ पे लिखे हैं कि 5 पुत्रियां और 1 बेटे थे। वे अपने बेटे क्या करते थे, मतलब बेटी क्या समझते थे, कठपुतली के तरह समझते थे, और बेटे को बहुत मानते थे, और अपने बुढ़ापे के सहारा बेटा को समझते थे कि मेरा बुढ़ापा का लाठी है, सहारा है, ठीक है। लेकिन वो सहारा कमजोर था, वो अलगे था ढंग का सहारा का। बेटा के लोग सहारा समझता है, अगर मान लो वह सहारा ठीक नहीं होता तो क्या होता है, दुखे है कि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी भी देखती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके घर में बेटी के लिए अजीब व्यवहार था, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है समझना कि उनका चरित्र बतलाना है, इन्हें बोल रहा है चरित्र बतलाना है। तो क्या करना है, पहले बोल देना कि सेन साहब इस कहानी का एक पात्र है कि नहीं है। उसके बाद इनको बोलो 5 बेटी 1 बेटा। बेटी के मतलब बेटी के लिए उनके घर में बहुत सारे नियम था, ये भी लिख सकता है। बेटा के लिए कोई नियम नहीं था, क्या अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझते थे। लिख देंगे ना आराम से, किसी को दिक्कत, बतलाओ। बेटे को क्या समझते थे अपने, बोलो। और उसके बाद कितना बेटी थी, लड़का 1। अगला क्वेश्चन, मदन का चरित्र को चित्रण करें। मदन कैसा था, पहले मदन किसका बेटा था, बतलाओ। गिरधर लाल का बेटा था। लिखे नहीं है, सुन लो, वो तो यार सबके लिख सकते हैं कि मदन विष के दांत कहानी का एक पात्र है। यह किसका बेटा है, तो बोलो गिरधर लाल का बेटा है। उसके बाद यह इस कहानी का नायक है, हीरो मदन ही है।
हीरो यही है, ठीक है। उसके बाद मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता था। मान लो कुछ भी गलती कर रहा है, सेन साहब के बेटवा ड्राइवर बोल रहा है का थी कि मदन ने किया होगा, पिटा जा रहा था, लेकिन विरोध कर रहा था कि हम नहीं किए हैं, वो किया होगा, हम क्या जाने, होता है ना। तो क्या मदन ड्राइवर के विरोध करता था और उनके बेटे को लट्टू खेल में दिखा दिया कि हम ही मदन है, क्या दो तार तोड़, क्या किया दांत तोड़ के, तो यही ना है। तो मदन के बारे में मालूम है, क्या है मदन कैसा था बोलो, अच्छा था, मतलब क्या है इस कहानी का, क्या है बोलो, नायक। क्या है, नायक। किसका बेटा है, गिरधर लाल। किसका है, गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि मदन इस कहानी का एक पात्र है और यह किसका बेटा है, तो और यह कहानी का यह नायक भी है। इन्होंने ड्राइवर से बिना डरे उसे क्या किसी बात के विरोध करता था, उसके बाद लट्टू के खेल में दिखा दिया, मतलब अपना पावर, यही ना लिख सकते हैं ना एग्जाम में। चलो तो इस चैप्टर से लगभग इतना क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 3 पार्ट, ठीक है। करेगी पागल खान। देखो पार्ट 3 आ गया, बोलो भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। अच्छा मतलब भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, क्या है, भाषण है, कहानी नहीं है, ठीक है। इसके पहले क्या पढ़ाए थे, 20 के बाद क्या है, कहानी है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से। अब इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। कौन है, बोलो मैक्स मुलर। कहाँ के थे, जर्मनी। कहाँ के थे, इनका जन्म कब हुआ, कब मरे, ठीक है। तो बतला रहा है कि मैक्स मुलर यहाँ के वैज्ञानिक नहीं थे, बात नहीं, कहाँ के है, तो बोलो इन्होंने भारत पर मतलब एक भाषण लिखे, ठीक है। क्या लिखे, भाषण लिखे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, इनके बात नहीं, इस चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव कब आएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट लिखवा दिए, समझा रहे हैं। इनका नाम, पार्ट का नाम भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक बोलो मैक्स मुलर। कौन, मैक्स मुलर। कहाँ के थे, जर्मनी के। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। लेखक के नाम, लेखक क्या है, भाषण है, कहानी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो भाषण है, क्या है, भाषण है, ठीक है। 20 के साथ क्या है, तो कहानी है, कहानी है। अब क्या हो गया, तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। कहाँ के है, तो जर्मनी के है। इनका जन्म कब हुआ, तो मृत्यु। अब देखो अब क्या देखते हैं आगे, इनके मतलब मुख्य बिंदु बताते हैं कि इनके पिता जो थे ना, इनका नाम क्या थे, क्या थे, विल्हेल्म मुलर थे। और उसके बाद बात नहीं, जब उन 4 वर्ष के थे ना, इनके पिताजी मर गए। देख रहा है, 4 वर्ष के थे, उसके बाद इनके बाबूजी मर गए। उसके बाद भी देखो, पिता का किसी के छाया हट जाने पे ना मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जब 4 वर्ष के थे, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कितने वर्ष के थे, तो उनके पिताजी मर गए, तो 4 वर्ष के थे कौन, मैक्स मुलर, तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। उसके बाद देखो, मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्राम में होता है। यानी मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत का सत्य का दर्शन कहाँ होगा, गांव में होगा, ठीक है। गांधी जी भी कहते थे कि भारत माँ की आत्मा गांव में बसता है, कहते ना। गांधी जी क्या बोलते थे, भारत माँ की आत्मा गांव में बसता है, ठीक है। तो यही मतलब मैक्स मुलर क्या कर रहे थे, किस कह रहे हैं कि सत्य भारत का दर्शन, सही भारत का दर्शन करना है ना, तो कहाँ चल जाओ, गांव में चल जाओ, ठीक है। समझ में आ गया। बतलाओ क्या बोले थे भारत के बारे में मैक्स मुलर, बोलो क्या बोले थे, कि सत्य भारत का दर्शन ग्राम में, कहाँ होगा, ग्राम में, यानी गांव में। उसके बाद मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे, वेदांती। क्या बोले थे, वेदांती। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मैक्स मुलर को स्वामी दयानंद क्या बोले थे, है नहीं, विवेकानंद है, विवेकानंद है, क्या बोले थे, वेदांती बोले थे। क्या बोले थे, वेदांती। उसके बाद मैक्स मुलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण देश कहा। इन्होंने बोले कि भारत सब चीज़ से परिपूर्ण है, ठीक है, यहाँ हर चीज़ है।
उसके बाद मैक्स क्या नाम है इनका, मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत एक ऐसा फुलवारी है जहां हर प्रकार की वनस्पति यहाँ पे उग रहा है। मतलब क्या फुलवारी मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। तो ये बोलते हैं कि भारत एक ऐसा फुलवारी है जहां हर प्रकार के बगीचा यानी बागवानी में क्या होता है, पौधा उगता है, ठीक है। और हर प्रकार के पौधा से तरह तरह के औषधि बनाया जाता है, ठीक है। कौन कहते हैं, मैक्स मुलर अपने भाषण में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इतना बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट इसका सब्जेक्टिव कुछ करवा दे रहा है, ठीक है, कि अभी समय कम है, अभी जो इंपॉर्टेंट वही करवाएंगे, ठीक है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव में देख लेना कि भारत से हम क्या सीखे। कौन लिखा, बोलो, मैक्स मुलर। कौन लिखा, मैक्स मुलर। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उसके बाद इनके कितने बात नहीं, जब कितने वर्ष के थे इनके पिताजी मर गए, 4 वर्ष के थे। कहाँ के थे मैक्स मुलर, जर्मनी के थे। स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे इनको, वेदांती। क्या बोले थे, वेदांती। इन्होंने क्या कहे थे कि भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो ग्राम में। कहाँ होता है, ग्राम में। उसके बाद क्या बोले कि मैक्स मुलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा यानी हर चीज से यहाँ क्या है, परिपूर्ण है, ठीक है। अब चल इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो अभी क्या बताए थे, बोलो, पार्ट 3 में बताए थे ना कि भारत से हम क्या सीखे। कौन लिखा था, मैक्स मुलर। कहाँ के थे, जर्मनी के। इनका मतलब कितने वर्ष की उम्र में बाबूजी मर गए, 4 वर्ष में। उसके बाद इनके बाबूजी के नाम क्या था, उसके बाद बात नहीं, इनका जन्म कब हुआ था, सितंबर में। अब देखो इसी चैप्टर से बात नहीं, कुछ क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई बात नहीं करेगा भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं। तो तुमको हम पहले ये समझाया इस चैप्टर में, बात नहीं, कि मैक्स मुलर को विवेकानंद क्या बोले थे, वेदांती बोले थे। मैक्स मुलर बोले थे कि भारत, अगर सच्चा भारत का दर्शन करना है ना तो कहाँ पे जाइए, ग्रामीण इलाके में यानी गांव में, ठीक है। महात्मा गांधी बोले थे कि भारत की आत्मा बसता है कहाँ पे, गांव में। ये नहीं कि दिल्ली मुंबई शहर में, नहीं, गांव में, ठीक है। तो ये भी बोल रहा है वही बात, क्या बोल रहे हैं कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन क्या होता है, ग्रामीण इलाके में होता है, ठीक है। इधर ध्यान दो, समझा रहे हैं। एक तुम लोग ताकने से कितना फायदा हो जाता है, नहीं ताकने से क्या होगा, घाटा होगा तुम लोग को, ठीक है। तो क्या हो गया, बताओ, लेखक के अनुसार क्या कहेंगे, सच्चा भारत का दर्शन कहाँ होता है, बोलो, ग्रामीण इलाके में। इतना पार्ट के आंसर मेन यही है, लेकिन क्या कि इसको दोहरा दिए हैं कि लेखक के कौन था, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ये सब कहानी बता दी है कि भारत एक क्या है मालूम है, यहाँ पे ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म का मान, यहाँ पे क्या है, मान सम्मान है और आपस में सब रहता है, मिलजुल कर रहता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू बात नहीं, हिंदू जो होता है ईद के दिन अगर गले मिलता जाके उसका सेवैया खाता है, ठीक है। मुस्लिम जो होता है, ठीक है, आपस में आता है होली के दिन, क्या बोलते हैं, गले मिलता है, अबीर लगाता है, घर में पुआ बड़ी बैठ के खाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं भाई भाई। बात नहीं, भले आपस में झगड़ा करेगा चलेगा, लेकिन एक और बात, जब युद्ध के बाद आता है ना, देश के बाद, तब मान लो पूरा क्या हो जाता है, एकता हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, हम लोग आपस में 2-3 भाई है, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को वाला कौन आता है बोलने के लिए ना, तो कहता भाई क्या बोल रहा है, झगड़ा के लिए होता निकलता है, लाठी लेकर निकलता है, भाई ना मेरा खून ना। उसी बात भारत के, भारत में जो सब क्या है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में झगड़ा किसको नहीं होता है, परिवार की तरह होता है। लेकिन मान लो चाइना से कभी लड़ाई होता है, ऐसा है कि उस बॉर्डर पे जो मतलब क्या सैनिक सिपाही है, उसमें सब क्या है, हिंदू है, सब क्या है, हिंदू है क्या, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब धर्म के है ना, लेकिन सब क्या है, डट के लड़ता है, ठीक है। या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, मुस्लिम थे ना। तो क्या ऐसा था कि मतलब हम लोग क्या उनको अथी किए, नहीं ना किए, सब आदमी मिल के क्या की, लड़ाई किए, ठीक है। तो वही बता रहा है, ध्यान से देखो कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है,
बहुत महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वही बता दिए पहले समझा दिए हैं। तो ये सब चीज़ एग्जाम में आएगा तो कौन समझना है इसको, तो अपने भाषा में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत से क्या महत्व है, तो कह सकते हैं इसको पहले रिपीट करेंगे। धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ के सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कोई पर्व त्योहार होता है तो आपस में क्या है बैठ के मतलब मनाते हैं, यही ना होता है। मुस्लिम का दहा आता है उसमें क्या हिंदू नहीं खेलता है, खिलता है ना। तो वही सब भाषा लिखना है। क्या पहला क्या बतलाया था, बात नहीं कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, तो इसमें लिखवा दिया कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, तो ग्रामीण इलाका में। तो क्या इसमें भी रट्टा मारना है, क्या नहीं ना मारना है। उसके बाद देखो लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक बोलता है कि वास्तविक इतिहास क्या है और क्यों है। इतिहास किसी को पढ़ा जाए, इतिहास से एक सीख नहीं मिला तो क्या पढ़ना पड़, क्या मैंने कहने करता कि इतिहास पढ़ा किसी के बारे में उससे कोई सीख नहीं मिला तो पढ़ने से क्या फायदा, फायदा है क्या, नहीं है। लेकिन भारत में एक मतलब ऐसा लोग जन्म लिए हैं, उनका इतिहास पढ़ेगा तो उससे क्या होता है कि मन में एक नया जोश जज्बा जगता है और उस पर जो नया का युवा पीढ़ी है उस पर काम करना चाहता है। ठीक है, जैसे पढ़ लो भगत सिंह के बारे में, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, क्या ये लोग हम लोग क्या है दयानंद जी, क्या बोलते हैं दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद हो गए। तो यही बतला रहा है कि वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, वास्तविक, क्योंकि यहाँ के इतिहास से बहुत अच्छा सीखने को लिखवाएगा, सीखने को मिलता है। सीखने को लिखवा दिया, सीखने को क्या होता है, सीखने को है, मतलब वही बात है कि सीखने को मिलता है। रिपीट कर दिए तो कर लेना, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के इतिहास से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और यहाँ के इतिहास से अभी युवा पीढ़ी को बहुत लाभ होता है पढ़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद भारत किस तरह अतीत बात नहीं और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। पहले भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। पूरा वर्ल्ड को उठा कर देखो तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान है इतिहास के बारे में। ठीक है, ऐसे ही भारत सबसे अच्छा देश है। ठीक है, पढ़ना है, संस्कृत में पढ़ना है ना शायद, कि भारत में जन्म लेने के लिए क्या है देवता लोग भी तरसते हैं, जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं, बना रहे हैं। भारत के इतिहास से सीखकर यहाँ के युवा भी अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से तय क्वेश्चन था। अब देखते हैं कितने चैप्टर, 4 देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, चैप्टर क्या हो गया तुम्हारा 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो ललित निबंध है। कौन लिखा था इसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन लिखा था, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ के थे, तो कहीं बुलाएगा, सुनो ध्यान से। आई कौन निकल है, खुद निकल है, कौन आ गया था, चल रहा छोटा, उसको याद पड़ गया कि सर जी के पास मोबाइल है। चलो ठीक है, तो अभी क्या बतलाएं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है बोलो, ललित निबंध क्या है, कौन लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ है, 1907 में। कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, उतना ही बोलना जितना बता है, वही बोलना है जहाँ रखेंगे उंगली। ठीक है, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, बलिया कहाँ पड़ता है, और इनका मृत्यु कब हुआ, कहाँ पे हुआ। देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी को दिक्कत नहीं। और इनका जन्म हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश 1907 में। कब हुआ है, 1907 में। मरे कब है, 1979 है, 17। कब मरे, 1979 में। इन्होंने लिखे नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक निबंध लिखे, और इनका इस निबंध में ना इनका बेटी एक छोटी सी है। ठीक है, इनका एक बेटी छोटी सी है, वही क्वेश्चन करता है अपने बाबूजी से कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। सुना ध्यान से, बोलते हैं कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इन्होंने जवाब देते हैं
नाखून जैसे इंसान सबसे पहले क्या था कि वन मानुष था, आदि मानव था। उस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य को मतलब अपने रक्षा करने के लिए हथियार के रूप में नाखून बनाया करता था। उसके बाद जानवर का शिकार करने के लिए, पकड़ने के लिए नाखून से मार के उसका चमड़ा मतलब क्या निकलता था। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, लोग क्या किया, अपना नया नया अस्त्र बनाने लगा। एक आर्य समाज था जो क्या किया, लोहा का आविष्कार किया और लोहा के बंदूक, भाला, बर्छी, तलवार बना के लड़ाई लड़ा। इसमें पॉइंट में था हुआ ही क्या लिखा हुआ है, हाँ, आर्य ने लोहा का आविष्कार किया। ठीक है, बतलाया ना कि लेखक की एक बेटी थी, इन्होंने बतलाया कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। सुनो, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं एवं सब नए खराब नहीं होते हैं। सब नए, इन्होंने एक पॉइंट दिए कि सब पुराने अच्छा नहीं होता है, मतलब हर एक पुरानी चीज़ अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बोले कि सब नए, यानी सब नया खराब भी नहीं होता है। अब बड़ी दिमाग घुमा के बोले कि सब नया चीज़ अच्छा भी नहीं होता है और ख़राब भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब पुराना चीज़ अच्छा भी होता है। इतिहास से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ क्या है हम लोग को उसका जरूरी नहीं होता है, तो उसका गुण को हटा देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं, मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कौन करता है, उनका बेटी। किससे करता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से। क्या करता है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करता है कि नाखून हम लोग क्यों काटते हैं, बढ़ता तो क्यों काटते भी है। तो पिताजी बताए कि हम लोग जैसे हम लोग का सभ्यता का विकास हुआ, वैसे अपने अंदर का पशुता का गुण, पशु का गुण का हम लोग में था ना, पशु का गुण, पशु की तरह हम लोग का गुण था उस समय, अपने गुण को त्याग करते गए, अच्छा गुण लाते गए, वैसे ही नाखून हम लोग को बतलाता है। ठीक है, मनुष्य को यहाँ क्वेश्चन भी होगा, है क्या, हाँ क्वेश्चन है ना कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वो अपने अंदर छिपे पशुता को त्याग देना चाहिए। अंदर में जो पशु का गुण छिपा हुआ उसको त्याग कर अच्छा गुण अपनाना चाहिए। ठीक है, मनुष्य एक जीव है जो सीखना चाहता है, सीख के ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तलवार, बर्छी, गोली, बंदूक, भाला, परमाणु बम, एटम बम, बहुत तरह का आविष्कार हो गया ना। पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नाखून से उसका हथियार था। कह सकते हैं कि जानवर का रक्षा करने, जानवरों से अपना रक्षा करने के लिए भी था। उसका नाखून से पकड़ के उसका क्या, कहीं पकड़ के हला के उसका स्किन चिरता था, कस के दबा दिया तो उसको खून गिर गया, तो क्या उसका एक हथियार के रूप में था। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ठीक है, पहले इतना क्लियर हो गया बात नहीं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका लेखक बोलो, कहाँ के थे, बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे, उसके बाद इनका जन्म कब हुआ, कब मरे, उसके बाद क्या कहते हैं, सब पुराने बोलो और सब नए खराब नहीं होते हैं। उसके बाद इनका क्या था, एक बेटी था। क्वेश्चन कौन करता था, बेटी। क्या बोलता था कि नाखून, तो इन्होंने क्या बोला कि नाखून मनुष्य का मतलब क्या है, सभ्यता का विकास है। ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य विकास किया वैसे से क्या हुआ कि उसमें मतलब पीछे वाला जो बेकार गुण था उसी खत्म करते हैं, इसलिए हम लोग अपना नाखून को भी काटते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में सबको आ गया होगा इससे। चलो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पहले समझ आ गया। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, तो यह प्रश्न लेखक के सामने तब आया जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन बोल रहा है, उसके बेटी बोल रहा है कि बाबूजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है, पहले ही बता दिए हैं। क्वेश्चन है कि लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मान लो एग्जाम में तुम लोग कभी हम समझा चुके हैं, तो जरूर है कि एग्जाम में जाते क्या होगा कि तुमको इसका क्वेश्चन देखेगा तो याद पड़ जाएगा, वो सर जी बतलाए थे, याद ही पड़ जाएगा। क्वेश्चन में रहेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न के लेखक के आगे कैसे आया। तो कह सकते हैं ना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह मतलब बात लेखक के मतलब लड़की थी, वो पूछी कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। वही ना लिखा हुआ कि जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्होंने जवाब दिए, अभी बताया है ना, क्या दिए मतलब कि यही बतलाया कि मानव पहले क्या था, अभी मानव बहुत तरह का विकास कर लिया। मानव पहले आदि काल में आदि मानव था, सभ्यता का विकास नहीं था नहीं था, घर द्वार नहीं था, जंगल में रहता था, बात नहीं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया ना, मनुष्य अपना पशु वाला गुण त्याग दिया।
ओशी क्या है कि हम लोग में यह गुण, नाखून हमको दिखाता है कि अभी भी हमारे में कुछ गुण है, इसलिए क्या हम लोग अपने नाखून को काटते हैं। मतलब नाखून क्या बढ़ना बतलाता है कि हमारे पास पहले कुछ गुण था जो हम लोग त्याग दिए था, उसको हम काटते हैं। मतलब काटना मतलब कि हमारे अंदर जो छिपा हुआ पशु वाला गुण है, यानी बेकार का गुण है, उसको काटने के माध्यम से मतलब त्यागना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो बोर्ड पे। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन कहता है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाता है। तो वही कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्ववृत्ति मतलब क्या हो गया, पशु पक्षी वाला जो पहले का जो गुण था वह याद दिलाता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि नाखून जो है ना, पहले जो हमारे पशु वाला जो प्रवृत्ति था उसको हमको दिखलाता है। ठीक है, याद दिलाता है। काटते हैं तो हमको याद दिलाता है कि हम उस गुण को त्याग दिए। ऐसे ही अंदर अभी छिपा हुआ कुछ गुण है, उसको त्यागना चाहिए। यही क्वेश्चन करता है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। एक ही बार में हम पूरा क्लियर कर दिए हैं, इसका पूरा क्वेश्चन बन गया। इन्हें बोल रहा है कि मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है कि क्योंकि वह अपने अंदर छिपे हुए पशुता को त्याग देना चाहिए, यानी त्यागना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को दिक्कत नहीं है? तो छोटा सा पॉइंट में एक पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। एक बेटी क्वेश्चन करती है, इस पे कहानी बन जाता है। फिर से बोलना है, लेखक का नाम बोलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद कहाँ के थे? बलिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद जन्म कब हुआ, कब मरे? इनका एक कौन था? पुत्री थी। क्या सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिए? बोलो मनुष्य के अंदर छिपी हुई क्या है? मतलब यहाँ लिखा है ना कि मनुष्य के अंदर मतलब क्या है, छिपी हुई पशु वाला गुण है, जो क्या है हम लोग को दिखाता है कि पहले भी हमें गुण था, लेकिन जब काटते हैं ना तो क्या है, वह दिखाता है कि हमारे अंदर जो अभी पशु वाला गुण है उसको त्यागना चाहिए। क्लियर हो गया? आप देखते हैं 5 पार्ट, कोई बात नहीं करेगा, जाना ही ना है। चलो वीडियो देखो तो। चलो 1 मिनट रुको, चलो 1 मिनट रुको। देखो अब क्या गया, चैप्टर 5 नागरिक लिपि। क्या गया? नागरिक लिपि। नागरिक लिपि क्या है? बोलो क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। कौन लिखा था? गुणाकर मूल्य। कौन लिखा था? नागरिक लिपि के लेखा गुणाकर मूल्य है। ठीक है, कहाँ कौन है? इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? उसके बाद कहाँ पे हुआ था? बोलो छोटू। हाँ पढ़ रही थी अभी। ठीक ठीक। छोटू का पानी पट गए, वो पानी में रहा होगा अभी। चलो ना वीडियो दो हटाओ। क्या थे? इनका निधन कब हुआ था? बोलो 2009 में। मतलब गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ 1935 में। कब मर गए? 2009 में। उसके बाद सुनो, इन्हों कहाँ के थे? महाराष्ट्र। कहाँ के थे? अब देखो नागरी लिपि, हम जो अभी किताब या लिखे हुए हैं ना, ये सब लिपि जो लिखावट है नागरी लिपि से लिया गया है। ठीक है, आज से 200 वर्ष पहले मतलब लिया गया है। मतलब यह लिपि के बारे में बतलाए हैं गुणाकर मूल्य कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग एक किताब बात नहीं, ये सब किताब जो पढ़ रहे हैं ना सब नागरी लिपि से लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा नेपाल का जो बुक है, नेपाली जो भाषा लिखा हुआ है, सभी किसे लिया गया है? नागरी लिपि से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इससे क्या रहेगा? तो नागरी लिपि का लेखक कौन है? बोलो कौन है? गुणाकर मूल्य। इसके बाद क्या हो गया रे? औजार है इसका। तो नागरी लिपि का लेखक कौन हो गया? बतलाओ। गुणाकर मूल्य। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। हाँ महाराष्ट्र के थे। कौन जिला के? कब मरे? कुछ मुख्य बिंदु देखो, इन्होंने बतलाए दक्षिण भारत में नागरिक लिपि को क्या कहते हैं? नंदी लिपि कहते हैं। मतलब दक्षिण भारत के लोग इनको नहीं, इस लिपि को कहते हैं क्या? बोलो नंदी लिपि। अब बतलाओ उत्तर भारत के लोग क्या कहते हैं उसको?
देवनागरी लिपि। क्या बोलते हैं? देवनागरी। मतलब ए नागरी लिपि, देखो ए देवनागरी मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग का देवों का भाषा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं देवनागरी लिपि। तो उत्तर भारत के लोग कहते हैं क्या, बोलो? दक्षिण भारत के नंदी लिपि। नंदी लिपि, नंदी है ना, है नंदी लिपि। सिंपल बात, उत्तर भारत के देवनागरी, दक्षिण भारत के नंदी, दो याद हो गया। उसके बाद विजयनगर के शासक का लेख नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। विजयनगर के शासक जो थे उनका भी लेख जो है ना किसमें? नंदी नागरी लिपि में मिलता है। उसके बाद अकबर ने अपने समय सिक्के में, इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है कि अकबर ने अपने समय सिक्के में राम सीता का चित्र बनवा के, फोटो बनवा के राम सिया लिखवाया था। मतलब कौन लिपि में? देवनागरी लिपि में। मतलब अकबर ने अपने समय राम सीता जी के फोटो के साथ उस पर क्या लिखवाया था? राम सिया लिखवाया था, ठीक है। कौन लिपि में तो लिखवाया था? देवनागरी लिपि में, ठीक है। कह सकते हैं कि यह सब क्या है? नागरी लिपि से लिया गया है। किससे लिया गया है? नागरी लिपि से। तो इस चैप्टर से हम लोग का अधिकांश बतलाता है, देखो कोई बात नहीं करेगा, कि भारत का जो लिपि है ना, भारत में बहुत तरह के लोग भाषा बोलता है, ठीक है। भारत में मान लो 28 राज्य है ना, तो क्या है, हर एक राज्य का अलग अलग भाषा है। लेकिन अधिकांश उस समय के बाद था जब नागरी लिपि मतलब मैं लिखा रहा था सब, मतलब पूरा भाषा, तो उस समय ना लगभग पूरा भारत का जितना लैंग्वेज था नागरी लिपि में ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत के लोग अपना भाषा अपना लिया। क्वेश्चन में होगा, कहाँ है? हाँ, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं मिलती लिखी जाती है? तो संस्कृत, हम लोग क्या है, मराठी हो गया, मतलब महाराष्ट्र का हो गया, नेपाली, उसके अलावा हिंदी, हम लोग हिंदी भी पढ़ते हैं, हम लोग का भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी और क्या? संस्कृत है ना। ऐसा किससे लिया गया? देवनागरी से लिया गया, ठीक है। तो और रुकना, देखो मिनट, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषा लिखी गई? तो अभी बताया ना, देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषा लिखी गई? तो इसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली सब लिखे गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? मतलब नागरी लिपि सबसे पहले उसका आरंभ कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? मैंने याद करना कि यहाँ से है, कहाँ से? यहाँ से है। यह हमें विंध्य पर्वत के नीचे, कौन पर्वत के? कौन प्रदेश? दक्कन, दक्कन प्रदेश से मिलता है, ठीक है। एग्जाम में आएगा नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से मिला, तो बोलो कौन पर्वत? विंध्य पर्वत के नीचे। कौन प्रदेश? दक्कन प्रदेश से मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन में है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? जब करीब 2 सदी पहले इस लिपि को टाइप बने, मतलब टाइप मतलब उसको लिखाने लगा, तब क्या उससे पुस्तक छपाने लगे, मतलब छपने लगे। यानी इस लिपि लिखाने लगा, जैसे क्या हो गया, टाइप बन गया कि फलना फलना, मतलब ऐसा लिखना वैसा लिखना, तब क्या हुआ, ऐसे तरह तरह का किताब छपाने लगा, तब लोग इसका मतलब अधिक क्या हुआ, बोलो, मतलब विकास हो गया इस लिपि का, ठीक है। तो किसी को दिक्कत है, इस चैप्टर से मैंने याद यही करना कि इस लिपि से बतलाता है कि मतलब हम लोग की भाषा के बारे में बतलाता है, ठीक है। इसके बारे में, भाषा के बारे में, ठीक है। यानी हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी सब मतलब किससे? नागरी लिपि से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद नागरी लिपि को का मतलब क्या कहते हैं दक्षिण भारत में? बताओ क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं उसको? नंदी लिपि। और उत्तर भारत में देवनागरी लिपि। तो हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। तुम लोग के हिंदी संस्कृत में आता है लिखने के लिए, लिखता है एग्जाम में, परीक्षा में लिखते हैं देवनागरी लिपि लिखते हैं, ठीक है। मतलब राम सिया का फोटो के साथ अकबर लिखवाया था देवनागरी लिपि में, उनका नाम राम सिया लिखवाया था पैसा पर, ठीक है। तो चलो ये चैप्टर भी लगभग समाप्त हो गया इसे क्वेश्चन। और 6 पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। लड़की चलो देखो, पार्ट 6 क्या है मालूम है तुम लोग को? बहादुर। देखो बहादुर जो पार्ट है ना बहुत बढ़िया है, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। देखो बहादुर एक चैप्टर है एक लड़का के बारे में। देखो बहादुर नाम ही क्या है उसका? बहादुर। बहादुर मतलब क्या हो रहा है?
कि वो बहादुर होगा, निडर होगा, कोई काम करता होगा मतलब डरता नहीं होगा क्या। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले पाठ का नाम बहादुर, लिखा कौन है इसको, अमरकांत। कौन लिखा है, अमरकांत। कहाँ का है, तो बलिया जिला का है। लिखा जन्म कब हुआ, 1925 में। और इसके बाद इसमें इनके मुख्य बिंदु में है पहला कि कौन, अमरकांत की कुछ रचनाएं हैं जिसका नाम है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। ये क्या है, उनका कुछ रचना है। किन का बताओ, अमरकांत का रचना क्या है, पहला बोलो, सब बोलो, जिंदगी और, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो, आगे बोलो। ये सब क्या है, अमरकांत का कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। 5-6 गो है, इसमें से 1 को 2 को याद है, 2-3 को याद है, लिख लेगा। एग्जाम में क्वेश्चन में देगा कि अमरकांत की रचनाएं क्या है, उसका नाम बताइए। तो जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब क्या है, अमरकांत का रचनाएं हैं। अब आते हैं पॉइंट में कि देखो इस मतलब अमरकांत क्या है, इस चैप्टर का लेखक है, क्या है, लेखक है। कह सकते हैं इस मतलब चैप्टर का प्रधान पात्र जो है ना, बहादुर ही है, ठीक है। कौन है, बहादुर, एक लड़का, नेपाली लड़का, ठीक है। बहादुर एक नेपाली लड़का है, उसका उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष का है, ठीक है। कितना उम्र है, 12 से 13 वर्ष का है। कुछ कहानी के हम बताते तुमको सारांश में बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट बताते हैं। देखो ये लड़का मतलब इसका रंग गोरा है, नेपाली का मुंह कैसा होता है, चपटा होता है, ठीक है, और गोरा लड़का है और छोटा है। ये क्या करता है कि एक दिन जाता है भैंस, मतलब भैंसी जाता है चराने जाता है, ठीक है, भैंसी लेके जाता है चराने, ठीक है। तब भैंसी इधर उधर करता है ना, तब भैंसी के बड़ी मारता है, खूब मारता है, ठीक है। तब भैंसी से ना, भैंस जो था उससे बहादुर की माँ बहुत प्यार करती थी, ठीक है। भैंस आता है तो समझ जाता है कि वो इसको मारा है, किसको, भैंस को। कौन मारा है, बहादुर। तब बेचारा मारले था, मम्मी उसको बहादुर के कस के कुछ देता है, बढ़िया से पीटता है बढ़िया से। अब बेचारा देखता है कि अब इससे क्या होता है कि देखता है कि मम्मी हमको पीटे बढ़िया से, घर से गुस्सा होके 2 रुपया मम्मी के से चुरा के भाग जाता है। भागता है तो एक स्टेशन पे, यही अब कहानी पे आते हैं कि लेखक के नाम क्या है, तो बोलो अमरकांत, यानी लेखक भेटा जाते हैं, ठीक है। और ये अपने घर पे ले जाते हैं, बोलते हैं कि चलो तुमको अपने घर पे रखेंगे, कुछ तुम काम करेगा ना, मतलब वही जाके वहाँ पे नौकर काम करता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ठीक है हम काम करेंगे, लेकिन इसको घर से नहीं भागना चाहिए। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है आगे। तो घर से भाग जाता है, कहाँ जाता है, लेखक के यहाँ। कहाँ जाता है, लेखक घर। वहाँ पे वह नौकरी मतलब समझता है, नौकरी मतलब काम करता है, नौकर का, खाना वाना बनाने का मतलब काम, जो भी काम से घर का होता है वो करता है, ठीक है। तो देखो इसका थोड़ा नाम फिर से बता दे रहे हैं। बहादुर किसको मारता है, तो बोलो भैंस को। बहादुर का पूरा नाम क्या था, बोलो। घर से कितना चुराया, रुपया, 2 रुपया। उसके बावजूद ना मतलब युद्ध में मर गए थे, ठीक है। उम्र बताइए कितना उम्र था इसका। अब देखो लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। फिर क्या, लेखक के यहाँ गया था, उसके मतलब लेखक के यहाँ पहली बार मार किसके हाथ में खाया, तो लेखक के बेटा के हाथ से। उसका नाम क्या था, बोलो, किशोर। लेखक के बेटा का नाम क्या था, किशोर। लेखक के ना पत्नी जो थी उसका नाम क्या था, मतलब था कि ना है ना, निर्मला नाम था। ये भी अजीब औरत थी, बढ़िया नहीं थी। छोटा बच्चा था तो ये उससे मतलब काम कराता था, बड़े को बोलता था। एक दिन रोटी नहीं बनाया तो उसको भी मारा। माने बेचारा के दुखे है, ठीक, किस चैप्टर में, ठीक है। तो एक बहादुर छोटा सा बच्चा की कहानी है जिसमें क्या है, उसका नाम बहादुर है। उसके अपना घर पे मम्मी मारते हैं तो वहाँ से भागता है, फिर एक लेखक बिठाता है, वो ले जाता है, फिर वहाँ भी जाता है, उसका काम वाम करता है, उसके बाद भी उसको वहाँ गुजारा नहीं होता है, ठीक है। तो इस कहानी समझ में आ गया सबको। लिखा हुआ है कि रोटी ना बनाने पर क्या, लेखक के पत्नी का नाम क्या था, वही मारा। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके घर में कोई कौन आया, बोलो, रिश्तेदार। बहादुर पर कितना, 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगा दिया, लेकिन चोराया नहीं था बेचारा, लेकिन लगा दिया। हाँ ऐसे ही बोल रहे थे, उसको बतलाया मतलब, लेकिन ऐसे ही इल्जाम लगा दिए हैं। तो यहाँ से बेचारा भाग गया, ठीक है। तो बोले ना कि इसका मतलब थोड़ा कष्ट का जीवन है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मतलब बहादुरी दिखाया है, ठीक है, किसी का दिक्कत नहीं। पाठ का नाम बोलो, बहादुर। लिखा कौन, कौन लिखा, अमरकांत। इसका जन्म कब हुआ और कहाँ का था, लिखवाए का, बलिया जिला का। बलिया कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश।
बिहार में नहीं, यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो लगभग इससे ऑब्जेक्टिव तुम लोग याद हो गया। बहादुर पार्ट कौन लिखा था? अमरकांत। इसका घर कहाँ था? बलिया। जन्म कब हुआ था? अब बहादुर में किसके बारे में लिखा हुआ है तो मालूम है कि नहीं? बहादुर नाम का एक लड़का ही है कि नहीं? उसका पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। उसका पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। अच्छा, बहादुर का रंग कैसा है? काला गोरा? नाक कैसा है? उसका नटा, शरीर कैसा है? नटा है, शरीर में सिवाय नटा है, ठीक है। कहाँ का है? बिहारी की नेपाली? नेपाली लड़का है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ, लेखक के घर में सबसे पहले कौन मारता है उसका? लेखक का बेटा। नाम क्या है उसका? किशोर। उसके बाद उसका चोरी का इल्जाम कौन लगाता है? कै रुपया चोरी का? 11 रुपया। और लेखक की पत्नी कब पिटती है? इस कहानी पहले बहुत तुम लोग याद हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। तब चलो इतना बता दिए, फिर आगे इसका कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। लड़की देखो, तो बहादुर के बारे में हम लोग समझ लिए, कहानी समझ लिए ना। बहादुर नेपाली लड़का था, गोरा चपटा नाक था, उसका मुंह चपटा था। उसके बाद क्या था? यह 12 से 13 वर्ष के था ना। और बहादुर एक दिन भैंसी के कस के पीट दिया, बढ़िया से पीट दिया ना, तो मम्मी इसको भी कुचार दी निमन से। बेचारा खिसिया उसे आगे भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। तो गया स्टेशन पर गया, तो कौन मिल गया उसको? बोलो। अमरकांत जी लेखक मिल गए। उन्होंने कहा कि चल बउआ तो अपना घर ले चलते हैं, नौकरी करवे। इन्हें बोला कि हाँ। तो ले गया अपना घर में। तो शुरुआत में तो खूब मानदान हुआ, बेचारा को खूब मानदान हुआ। लेकिन धीरे धीरे बेचारा तंका भी गलती करता था। उसका पत्नी नहीं ठीक थी या बेटवा, बड़ी झड़ता उड़ता था, बोलता था, ठीक है। तो यही सब कहानी में है, ठीक है। एक दिन तो मारबो किया पत्नी, हमारा ना उसको रोटी नहीं बनाया था। तो चलो अब क्वेश्चन इसमें आता है पहला कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी पहली बार कौन दिखता है? अमरकांत दिखता है, लेखक दिखता है, हम थोड़े देखे हैं क्या? उसी के बारे में बतला रहा है कि देखो, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो देखो, लेखक कौन है बोलो इस पाठ का? अमरकांत। अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर कितना था? 12। उसके बाद उसका रंग कैसा था? मुंह, पैंट, शर्ट, रंग, अच्छा जूता का रंग कैसा था? भूरा। तो याद कर लेंगे ना। उसके बाद गले में क्या था? स्काउट गाइड का रुमाल। क्या था? गले में एक स्काउट का क्या था? रुमाल था। टाई बना के था बेचारा, लेकिन झाड़ झुड़ के था। हाफे पैंट में जूता पहन था का? हाफ पैंट जूता पहन लेता का? टाइयो लगा लेता, लेकिन हीरो था का? नाम है बहादुर इसका है। पूरा नाम क्या था इसका? दिल बहादुर। देखो नाम भी इसका है, दिल बहादुर नाम इसका है। बड़ी अच्छा नाम है का? हाँ, कहानी एक कल्पना है, पढ़ो ना। जन्म किसका है? अमरकांत लेखक है, ठीक है, उसका जन्म है। अमरकांत कहानी लिखा हुआ है, इस कहानी का लेखक है। और अमरकांत एक कहानी लिखा हुआ है, जो कहानी का नाम है बहादुर, और ठीक है लेखक है। तो इसके बारे में समझो, ठीक है। तो अपने शब्दों में पहली बार मतलब कौन देखता है? अमरकांत। कौन देखता है? अमरकांत देखता है। किसको देखता है? बहादुर को। को मतलब देखने में क्या देखता है कि वह लड़का कैसा है? गोरा है, मुंह का है, चपटा है, उम्र कितना है? 12 से 13। अच्छा, उसका हाफ पैंट पहनले हैं, हाफ शर्ट पहनले हैं। जूता कैसा है उसका? कौन रंग के? स्काउट गाइड का रुमाल एकदम लगले है, लग रहा है कि एकदम टाई पहनले है का? झाड़ झुड़ के था, लेकिन का जूता ही पहन लेता का? हाफ पैंट जूता, लेकिन अच्छा लगता देखने में का? छोटा लग जाके अच्छा लगता है देखने में, बढ़िया लगता है। तब जाके देखो, तो याद हो गया, ऐसे याद हो गया ना हल्का। उसके बहादुर के बारे में अमरकांत देखते उसका वर्णन करना है, तो कह सकते हैं कि लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार बहादुर का उम्र था 12 से 13 वर्ष। उन्होंने देखा था क्या था? वह गोरा लड़का था, चपटा मुंह था, हाफ पैंट पहने हुए, हाफ शर्ट पहने हुए, जूता था भूरा रंग के, और क्या था? गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिया हुआ खड़ा था। कहाँ पे? स्टेशन पर। वहां से बोला के लगे थे। चला गया। देखो, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? बताओ तुम क्यों भागा? हाँ, भैंस के पिटले था। मालूम है उसका मम्मी ना भैंस को बहुत प्यार करती थी। यही कारण से उसका मम्मी खिसिया गई कि भैंस को तो मार ले ना, तोड़ा के आवे दे, तोड़ा के नहीं कुछ आधी लखन। और आधी लखन कुछ जाके बेचारा कहा कि हम तो घर में ना रहूँ, 2 रुपये चोराया, भाग गया का? जे भैंस का नवारा उसे बेसी थोड़ा गया निमन से ही, बेचारा घर छोड़ दिया। लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए था कम से कम घर का।
अब बतला रहे हैं। अब छोड़ा उसके बाद फिर लेखक गया तो हूँ तो देखा घर के ना घाट किया हुआ, फिर वहाँ भी गया तो थुरेबे किया, वहाँ और दुख। ऐसे बढ़िया कि प्रॉब्लम भी हो रहा है ना, तो अपने घर में दुख सुख रहा जाओ, दूसरा के भी नहीं जाना, ना तो वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। वहाँ नौकरियों कर रहा था, बोलियो सुन रहा था क्या, तो देखो अब, क्योंकि एक दिन के बहादुर ने एक दिन के गलती रहेगा, क्योंकि एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंसी को खूब पीटा, जिसकी कल्पना कर माँ ने सोचा कि बड़ी मार ले, उसी को मारते हैं बढ़िया से, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को भी बहुत पीटा, जिसके कारण बहादुर घर छोड़ के भाग गया। कहाँ भागा था? स्टेशन में भागा था, ठीक है। वहाँ कौन बिठाया? तो लेखक उसको बोला कि वहाँ से ले गया। अब आगे देखो, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। अब नौकर एक आ गया तो कथी होगा, लोग के काम धाम में सुविधा होगा, और क्या होगा, तो देखो कहानी। घर के अच्छी तरह से सफाई होने लगी, घर के सदस्य को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा। अब आराम मिलवे ना करेगा। अब नौकरे आया हुआ था, वो ले आओ, बैठल पानी ले आओ, एक ले आओ, तो क्या होगा, आराम नहीं मिलेगा। आराम से बैठल रहेगा कुर्सी पर, खाना बनाओ, खाना ले आओ, तो आराम है। तो वही था कि क्या था कि अच्छी तरह से सफाई होने लगी और घर के सदस्य को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य कौन करते थे? बहादुर। तो ये बेचारा काम करेगा तो और सब क्या होगा, आराम ही ना होगा। चलो अब देखते हैं चैप्टर कितना, 7 देखते हैं। 7 बेसी नहीं है, देखो इस चैप्टर का ना बेसी नहीं है। इस चैप्टर का क्या हो गया, परंपरा का मूल्यांकन। कौन लिखा हुआ है? रामविलास शर्मा। कौन लिखा हुआ है? रामविलास शर्मा। किसी को दिक्कत याद करना कि क्वेश्चन में रहेगा कि परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखा हुआ है, तो रामविलास शर्मा। क्या परंपरा का मूल्यांकन, बड़ी अच्छा है, परंपरा का मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है। कौन लिखा है? तो रामविलास शर्मा। इसका जन्म कब हुआ है बोलो? 10 अक्टूबर 1912 उत्तर प्रदेश। अच्छा, अधिकांश लेखक लिखा ना विशेष सब बलिए उत्तर प्रदेश के का, सब यूपीए का है। उसके बाद इसका कब मतलब मृत्यु हुआ था? 2000 में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, विराम चिन्ह, बड़े भाई, मतलब ये थोड़ा अजीब टाइप के, मतलब स्टैंडर्ड टाइप के मतलब कहानी लिखते थे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, इसमें विशेष नहीं, इस एग्जाम से आता है, ठीक है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान, यानी साहित्य का जो परंपरा है ना, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। यानी जो लोग साहित्य लिखता है ना, उसको ज्ञान नहीं होगा। साहित्य मतलब क्या है? कोई ऐसा लिखता है कि उसके लिखावट से क्या होता है, क्रांति छाया जाता है, नहीं छाया जाता है। देखा फिल्म क्या है, कोई ऐसा बनता है फिल्म देश पर कि पूरा देश में मतलब एकता आदमी हो जाता है। जैसे देखो गदर फिल्म है, KGF नहीं, सुना ना, मतलब कोई देशभक्ति फिल्म जो है ना, जैसे मान लो क्या है, गदर फिल्म आया, पाकिस्तान इंडिया पे आया ना, तो क्या हो गया उसमें, मतलब पाकिस्तान के प्रति क्या है, लोग के नफरत उत्पन्न हुआ, और क्या हो गया देश में, मतलब देश के लोग क्या हुआ, मतलब एकजुट हो गया। चाहे ये छोड़ दो, गदर छोड़ो, फिल्म आया था बॉर्डर, जब देश में लड़ाई हो रहा था उस समय बॉर्डर आया था, तो क्या था उस फिल्म के, मतलब लोग के क्या होता है, बात नहीं, लिखने वाला चाहे अभिनेता लोग को मतलब परिस्थिति दिखाता है कि अभी कैसा माहौल है, कैसा होना चाहिए। वो फिल्म देखने पे क्या होता है कि मन में आदमी को देश के लिए भाव उत्पन्न होता है कि हम भी जाकर वहाँ पे लड़ाई करेंगे। क्या होता है, लोग एकजुट हो जाता है, ठीक है। वैसे क्या होता है, लिखने वाला अपने कलम के दम से क्या होता है कि लोग को क्या करता है, मोटिवेट करता है, मतलब क्या करता है उसको कि मतलब जगाता है, ठीक है। तो यही सुन लो, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान बहुत आवश्यक है, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही है। अब देखते हैं कितना चैप्टर, 8। चलो देखो चैप्टर 8 क्या हो गया, बोलो। जी तो मैं निरखत हूँ, पाठ का नाम हो गया। लिखा कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन लिखा है? पंडित बिरजू महाराज। अच्छा मतलब ये क्या थे मालूम है तुम लोग को? डांसर भी थे, नाटक मतलब क्या बोलते हैं, नाच उच करते थे, और उसके बाद कथक नाच करते थे। कथक मतलब थोड़ा अच्छा नाच होता है। उसके बाद गिटार, उसके बाद क्या होता है, हारमोनियम, उसके बाद क्या है, बिंजू, शहनाई, तबला, ये सब बजाते थे, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि देखो
अच्छा, सब में लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश आ रहा है का? तो जन्म कहाँ हुआ इनका बोलो? 1938 में। कहाँ हुआ? लखनऊ। इनका नाम क्या था? मुख्य बिंदु आता है कि 8 वर्ष में पहली बार उनको पुरस्कार मिला। 8 वर्ष के थे तो क्या मिला उनको? पहली बार पुरस्कार, मतलब इनाम मिला। कैसे मिला बता रहे हैं? उनको चाचा और पिताजी के साथ वो डांस कर रहे थे ना, उस समय इनको मान सम्मान मिला पुरस्कार के रूप में। ठीक है, अब 8 वर्ष के लड़का थोड़े ना अकेले जाके कौन नाच लेगा। उनके बाबूजी एक अच्छा मतलब नर्तकी थे। ठीक है, जब इन्होंने ना 8 वर्ष के थे तब पिताजी, बात नहीं, पिताजी और किसके साथ बोलो? चचा के साथ मतलब डांस करने गए तो इनको लखनऊ में मतलब उनको इनाम मिला। ठीक है, तो उसके बाद बता रहे हैं, मतलब बिरजू महाराज कितने वर्ष? 9.5 वर्ष के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गया। मतलब देखो 8 वर्ष के थे तो पिताजी और चाचा के साथ उन्होंने डांस किए एक जगह जाके, तो वहां पे उनको इनाम मिला। जैसे 9.5 वर्ष के हुए, क्या हुआ? पिताजी मर गए। अब देखो छोटा बच्चा अगर कोई रहता है ना, अगर कोई उसका पिताजी मतलब छाया जिसको बोलते हैं, अगर हट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, बेचारा 9.5 वर्ष के जब हुए कि उनको पिताजी का देहांत हो गया। ठीक है, बिरजू महाराज के फिर बताते हैं कि 3 बहनें थी। कितने बहन थी? 3। एग्जाम में आएगा कि बिरजू महाराज कितने बहन थी? 3। कितने थी? 3। उसके बाद उनके चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज। उसके बाद बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम करने पे 500 रुपया वो लोग उनको दिए थे। मतलब चचा जी चाहे उनको जो ही पिताजी मतलब 2 प्रोग्राम मिले होंगे तो 500 रुपया उस समय दिए। समझ रहा है? उस समय बहुत था उसकी कीमत 500 रुपया के। उसके बाद बिरजू महाराज अपना गुरु किसको मानते थे? अपने पिताजी को, क्योंकि बिरजू महाराज अपने पिताजी से ही डांस सीखे थे। ठीक है, उसके बाद बिरजू महाराज अपना जज अम्मा को मानते थे, अपना जज मानते थे कि मेरा जज है, और जो फैसला मतलब करेंगे वही हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया बिरजू महाराज के बारे में। और देखो बिरजू महाराज का ना बहन का जन्म कहाँ हुआ था मालूम है? कहाँ हुआ था बोलो? 3 बहन का जन्म हुआ था रामपुर। क्या हुआ था? रामपुर। बिरजू महाराज का हुआ था लखनऊ। बिरजू महाराज का सुनो, किसका? बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था बहन का? बोलो? रामपुर। कहाँ हुआ था? रामपुर। उसके बाद बिरजू महाराज कहाँ हुआ था? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। तो क्वेश्चन आता सुनो कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? क्वेश्चन रहेगा, एगो नहीं लिखवा रहे, समझा दे रहे हैं। सुनो क्वेश्चन क्या है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो बिरजू महाराज का कितना? 3 बहने का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर। और बिरजू महाराज का एक लखनऊ, इसलिए उनको वहाँ आना जाना करते थे, इसलिए उनको गहरा संबंध है। ये करवाया नहीं क्वेश्चन, समझा दिए ना? फिर से सुन लो, बिरजू महाराज का रामपुर और लखनऊ से क्या संबंध था? तो बिरजू महाराज का जन्म 3 बहन का रामपुर में हुआ था, एक का बहन का कि उनका खुद बिरजू महाराज का, इसलिए क्या था? उनसे उनका गहरा संबंध था, वहां आते और जाते थे। और बताओ बिरजू महाराज, सुनो ध्यान से, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र मतलब बजाते थे? तो पहला कि तबला, शहनाई वादक था बहुत अच्छा, शहनाई समझता है ना? शहनाई। उसके बाद हारमोनियम, गिटार, ये सब इतना वाद्य यंत्र बजाते थे। उसके अलावा डांस भी करते थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। अच्छा सुनो, बिरजू महाराज क्वेश्चन बोल रहा है, बात नहीं करेगा। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या रहेगा कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या कहते हैं? तो बताओ, इनका शादी पहले बताओ कितना वर्ष में हुआ था? 18 वर्ष। कितना में? 18 वर्ष। कितना वर्ष में? 18 वर्ष। तो बिरजू महाराज कहते हैं कि अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका शादी 18 वर्ष में हो गया ना, जो उचित नहीं था, उस वायु में मतलब उनको उचित नहीं लगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन रहेगा कि बिरजू महाराज अपने शादी के विषय में क्या कहते हैं? तो बिरजू महाराज का शादी 18 वर्ष में हो गया था, जिसको उन्होंने उचित नहीं समझते थे। ठीक है, कहानी खत्म। क्वेश्चन तो बतलाए ना? पहला क्वेश्चन क्या बतलाए हैं? पहला यह बतलाए हैं कि बिरजू महाराज का रामपुर और लखनऊ से क्या संबंध है? तो मतलब हाँ समझ में आ गया? तो बताओ रामपुर में किनका जन्म हुआ था? उनका 3 बहन का। लखनऊ में
उनका जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ आना जाना करते थे, इसका उनका गहरा संबंध था, किसी को दिक्कत। उसके बाद बिरजू महाराज विवाह के बारे में क्या कहते हैं, तो वो अपने विवाह के बारे में कहते हैं कि मेरा कितना वर्ष में शादी हुआ था, 18 वर्ष में, जो सही नहीं है। उसके बाद सुनो, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, कौन गुरु थे, उनके पिताजी कौन थे, पिताजी। वो अपने पिताजी को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था, मतलब नाचने का कला सीखा था, ठीक है। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे जो स्वभाव से बहुत अच्छे थे। क्वेश्चन हो गया ना क्लियर। क्या पहला क्वेश्चन कि बिरजू महाराज का रामपुर और लखनऊ से क्या संबंध था, तो बिरजू महाराज के 3 बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था, और बिरजू महाराज का लखनऊ में हुआ था, वहाँ आया जाया करते थे, जिसके कारण उनका गहरा संबंध था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बिरजू महाराज अपने शादी के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा शादी 18 वर्ष में जो हुआ, जो उचित बोलो नहीं है। उसका क्या बोले हैं कि बिरजू महाराज गुरु कौन थे, उनके बारे में बतलाइए। तो बिरजू महाराज गुरु कौन थे बताओ, उनके पिताजी। किसका गुरु, नृत्य का, डांस का था ना, मतलब कह सकते हैं कि बिरजू महाराज का गुरु उनके पिताजी थे, जिनसे वो डांस सीखे थे, नृत्य सीखे थे, और वो क्या थे, उनके पिताजी एक नृतक थे, और बिरजू महाराज के पिताजी स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे। क्लियर हो गया चैप्टर से, किसी को दिक्कत नहीं। मतलब इस चैप्टर का लेखक कौन है, कहाँ के है, जन्म कब हुआ, उनको पहली बार पुरस्कार कब मिला, कहाँ पे गए थे डांस करने, लखनऊ, किसके साथ, पिता और बोलो सब, चचा के साथ। उसके बाद बाबूजी कब मर गए, 9.5 वर्ष में मर गए, किनका, बिरजू महाराज का। उनका चचा का नाम क्या है, शंभू महाराज। क्या नाम है उनके गुरु का नाम, पिताजी गुरु थे, किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं 9 चैप्टर। बुढ़ोक नहीं है, हाँ अच्छा, चश्मा कहाँ रख दिए हैं, गर्दन में है वो। देखो पार्ट 9 अभिन्नो, यही ना, वीडियो ऑफ करो तो। हो गया, चलो बात नहीं समझ आना। चलो भाई देखो पार्ट 9 क्या हो गया, विन्नो क्या है, ललित रचना है, ठीक है। लेखक का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी। मोबाइल करो पहले, है पूरा गिरा, मोबाइल करो, ध्यान दो क्लास में, ध्यान दो। देखो पाठ के नाम हो गया, फिर से बोलना है, अभिन्नो। लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी, ठीक है। क्या है, तो ललित रचना है। और इनका जन्म कब हुआ है बोलो, 16 जनवरी 1941। कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़। इनका मम्मी के नाम, बाबूजी का नाम परमानंद का। परमानंद तो बड़ी खुश है कि हम इसका लेखक के बाबू बन गए आपका, इसी पर लिखा है कहानी का। चलो तो समझ में आया कि देखो परमानंद वाजपेयी इसका बाबूजी का नाम हुआ, माता का नाम क्या हुआ, निर्मला देवी। जन्म कब हुआ, कहाँ पे, लेखक का नाम, किसी का दिक्कत। पार्ट कितना, 9 अभिन्नो। क्या है, अभिन्नो। देखो अभिन्नो एक जगह है, क्या है, अभिन्नो एक जगह है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ, इसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है कौन, देखो अभिन्नो एक जगह है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी किनारे स्थित है, ठीक है। लेखक क्या होता है बता रहे हैं कि उस नदी पे जाता है, उस नदी में ना मतलब भ्रमण करता है। लिखा है इसमें, क्या होता, इसमें लिखा है ना, क्या लिखा है 8 नंबर में, लेखक नदी की, लेखक अपने आप को नदी के साथ बता हुआ बतलाता है कि हूँ, लिखा है नहीं, भ्रमण करते हुए। अब बिन्नो दक्षिण फ्रांस में नदी किनारे स्थित है। उसके बाद बिन्नो एक लेखक अभिन्नो में 19 दिन रहकर 15 कविता लिखती है।
ठीक है। तो देखो बतला रहे हैं, लेखक क्या करता है, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी किनारे अवस्थित क्या अविनो नामक एक पुराना शहर है जो कभी पोप का राजधानी था। ठीक है, और पोप एक जगह है, ठीक है, उसका राजधानी है। तो पॉइंट पे आते हैं कि फिर से पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, किसका, तो अशोक वाजपेयी का। मम्मी के नाम, जन्म, घर कहाँ, पाठ के नाम, अविन्नो। मुख्य बिंदु क्या हो गया, सुनो, इसका मुख्य बिंदु क्या हो गया, एक पतंग अनंत में थोड़ी सी जगह, मतलब कुछ पॉइंट दे रहा है कि एक पतंग अनंत में थोड़ी सी जगह, फिलहाल क्या है, फिलहाल भी इसका मुख्य बिंदु हो गया। उसके बाद क्या है, लेखक 10 वर्ष पहले अविन्नो गया था। कहाँ गया था लेखक, अविन्नो। कहाँ गया था लेखक, अविन्नो। अविन्नो कहाँ है बोलो, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। अविन्नो एक जगह है जो दक्षिण फ्रांस में, कौन नदी, रोन नदी किनारे स्थित है। अब लेखक क्या कहता है, बतला रहे हैं कि वही अविन्नो जाने पर ना अपना कहानी अविन्नो के बारे में लिखा है। ठीक है, और मतलब कहाँ गया था, तो अविन्नो गया था, दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ पे है, तो रोन नदी किनारे मतलब बसा हुआ है। अब अविन्नो के बारे में वहाँ पे घूमा है। ठीक है, उसके बारे में इस कहानी में लिखा है। मैंने इसका पॉइंट यही है। देखो अविन्नो किसके लिए जाने था बोलो, पोप का। किसका था, पोप का। अविन्नो में एक ईसाई मठला शत्रुज था, मतलब क्या, अविन्नो में एक ईसाई मठला क्या था, शत्रुज था। उसके बाद लेखक अविन्नो में 19 दिन तक रहकर, वही बोल रहा है कि वह अविन्नो रहकर मतलब घूमा है, वृत्तांत यानी उसके बारे में बतलाया है। तो लेखक अविन्नो में कितना दिन बोलो, 19 दिन रहकर 35 कविता लिखी थी। कितना कविता, 35 कविता। उसके बाद लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। लेखक इस कविता में बतलाते हैं अपने आप को कि हम नदी के समान बह रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। ठीक है, लेखक नदी के समानता कविता से करते हैं। लेखक किसका, बतलाओ, लेखक नदी का समानता किससे करता है बोलो, लेखक नदी का समानता किससे करता है बोलो, इस कविता से करता है। यानी जो कविता लिखा है ना, दूसरा बोल दो। तो फिर से बोल रहे हैं, लेखक क्या है, नदी का समानता किससे करता है बोलो, कविता से करता है। किसी को दिक्कत नहीं। तो मेन पॉइंट इसमें आता है कि लेखक अविन्नो एक नामक क्या है बोलो, शहर है। हाँ पढ़ रहा है, बोला ना, बात बोल देते हैं। हाँ अभी पढ़ रहा है, चल अभी कोचिंग में है। चलो, तो मेन क्या है कि देखो लेखक कहाँ जाता है तैयार करना है, मेन की अविन्नो एक जगह है जो कहाँ पड़ता है बोलो, दक्षिण फ्रांस में, कौन नदी किनारे बोलो, कौन नदी किनारे। अच्छा, अविन्नो किसका राजधानी था, नहीं नहीं, पोप का। किसका था, पोप का। तो लेखक यहाँ पे कितना दिन रहा था, 19 दिन। कितना लिखा कविता, 35। समझ रहा है, 19 दिन में 35 कितना, 35 लिख दिया कविता अविन्नो में जाके। बहुत काम किया का, 35 कविता बहुत बड़ा बात हो जाता है ना। 19 दिन वहाँ रहा, वहाँ इधर उधर घूम के बारे में उसका मतलब वृत्तांत किया है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो पॉइंट पे आते हैं, लेखक का बाबू के नाम भुलाए में नहीं करेगा, परमानंद वाजपेयी है। किसका नाम है, बेटा कमाल किया का, 19 दिन में 35 को कविता लिख दीजिएगा, परमानंद का बेटा अशोक वाजपेयी का। कहाँ गया था, अविन्नो गया था। किसका राजधानी है, पोप की। किसका है, पोप की। अच्छा, अविन्नो कौन नदी किनारे स्थित है, कौन, रोन नदी किनारे। तो मेन कहानी में यही रहेगा इस चैप्टर में कि रोन नदी के किनारे क्या है, अविन्नो है। और लेखक कहाँ गया था, तो अविन्नो गया था। और अविन्नो जाने के बाद वहाँ कितना दिन रहा 19 दिन। कितना कविता लिखा, 35। लेखक अपने आप को किसके साथ, नदी से बहता हुआ समझ रहा है कि हम नदी की तरह हम भी बह रहे हैं। ठीक है, किसकी तरह, नदी की तरह। मतलब नदी बह रहा, आराम से उसी बेचारा घूम फिर इन्होंने पूरा घूम रहा है और जहाँ तहाँ के बारे में बतला रहा है और अपना कविता में लिखते जा रहा है। ठीक है, लेखक नदी के समानता किससे किया है, तो कविता से किया है। ठीक है, इससे कुछ लघु बतला देते हैं का, तो वीडियो आप करो। चलो, तो क्या बतलाए थे, अविन्नो एक कहाँ, दक्षिण फ्रांस का एक जगह है, यही ना है, जहाँ कौन गया था, लेखक गया था। कौन गया था, अशोक वाजपेयी गया था, परमानंद के बेटा। कहा
अशोक वाजपेयी गया था घूमने, तो वो घूमने वहाँ पे रुका कितना दिन? 19 दिन। कितना दिन? 19 दिन। 19 दिन में कितना लिखा कविता? 35 कविता लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अभिनव एक जगह है किसका? तो दक्षिण फ्रांस का। क्वेश्चन ये है ना कि अभिनव क्या है और कहाँ का, वह कहाँ अवस्थित है? सिंपल सी बात है कि अभिनव दक्षिण फ्रांस रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। पहले ही बता दिए ना कि अच्छा अभिनव किसका राजधानी था? गोप का, नहीं पोप का, पोप का। गोप पोप, चल ठीक। तो अभिनव क्या था? दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे एक बसा हुआ पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है। तो कह सकते हैं ना कि अभिनव क्या है? तो अभिनव दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। हर वर्ष अभिनव में कब, क्या है, हर वर्ष अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो क्या है, हर वर्ष अभिनव में गर्मी के समय, कब बोलो? गर्मी के समय अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। बताओ, अच्छा अभिनव में कब समारोह रहा था? गर्मी के समय। अभिनव में कब कोई समारोह हो रहा था? गर्मी के समय। और उसके बाद कैसा? तो अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कौन समारोह? रंग समारोह। कौन समारोह? रंग समारोह। तो बतलाओ, फिर से बोलना है, ध्यान दो सब बोर्ड पे, ध्यान दो। तो क्या अभिनव कब, यानी क्या है, हर वर्ष अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो हर वर्ष कह सकते हैं कि अभिनव में गर्मी के समय, गर्मी के समय में ना, कौन समय में? गर्मी के समय में क्या अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कौन सा रंग? रंग समारोह हुआ करता था। सबको क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का क्या अनुभव हुआ? जब लेखक नदी के किनारे बैठा था उसका मन में क्या बात आया वो बतला रहा है। ठीक है, तो बेचारा लेख के है, लिखने गया है, तब तो लिखवे करेगा। जिस देखते के चारों बगल देख के उसके बारे में लिख रहा था, वृत्तांत कर रहा था। तो देखो, नदी के किनारे पे बैठे हुए लेखक का यह अनुभव होता है कि वह नदी के साथ नहीं, वह नदी के जल के साथ बह रहा है। मतलब कितना आनंद ले रहा है कि एकदम नदी के जल बह रहा है, वैसे हम भी बह रहे हैं। क्या लेखक के मन में बात आता है किसके बारे में? अपने बारे में। कुछ नहीं ना कहा कि नदी के तट पे बैठे हुए लेखक का क्या अनुभव हुआ था? बोलो क्या अनुभव हुआ? कि नदी के साथ, नदी के जल के साथ वो भी बह रहा है, यही ना। तो नदी के तट पे बैठे हुए लेखक का यह अनुभव होता है कि वो नदी के जल के साथ वो भी क्या कर रहा है? बह रहा है। ठीक है, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? तो पहले याद करना किसके याद आता है? विनोद कुमार शुक्ल के। किसको? विनोद कुमार शुक्ल के। कि एक कविता नदी के चेहरे लोगों की बात नहीं, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता, मतलब विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता, उनका एक कविता है। ठीक है, नदी चेहरे लोगों की याद आती है। इनका कविता क्या था? नदी चेहरे लोग के याद आती है, क्योंकि इस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था। इनको इसलिए याद आ रहा था क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल ने नदी के बारे में कविता लिखा था। ठीक है, इसलिए उनको याद आ रहा था। ठीक है, 9 क्लियर हो गया? 10 देखते हैं। चलो, पार्ट कितना गया? 10। क्या गया? मछली। क्या गया? मछली। अच्छा, तुम लोग मछली खाया है? परमानंद मछली खाया है रे? तो देखो, मछली खाया ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में ना बड़ी अच्छा मतलब टिप्स है कि यहाँ खाने से नहीं, कुछ इसको पालने से खुशी मिलता है। क्या होता है, वो तो आदमी को मछली खाने से खुशी मिलता है ना, लेकिन नहीं, इस चैप्टर का टिप्स है कि इस मछली पालना एक बच्चा चाहता है। ठीक है, बच्चा क्या, लेखक चाहता है, लेकिन बाबूजी इसका मतलब खाने के लिए बेचैन रहता है। ठीक है, तो टिप्स यही है कि मतलब खाने में तो हम लोग अच्छा लगता है ना, लेकिन जिंदा मछली ना, इसको पालने का शौक था। ठीक है, इस चैप्टर में। तो देखो, तो पार्ट का नाम हो गया 10 मछली। विनोद कुमार शुक्ल इसका लेखक हो गया। बताओ, इसका हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे के दिन का हैप्पी न्यू ईयर, यही ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे इसका 21 जनवरी का है। तो अच्छा दिन इसका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1937 में। कहाँ हुआ है? चलो, कहाँ आकाश फोन आ रहा है? अरे भाई, किसका घर से फोन है? हेलो, नहीं अब भेजेंगे। अब अच्छा, इसको हम छोड़ देंगे, ना होगा तो सुनोगा तो खुद से। हाँ, अपने छोड़ देंगे उसको। ठीक ठीक, अपने छोड़ देंगे क्या? मतलब तुम घर पे? हाँ, तो देखो, मतलब पाठ के नाम बोलो, मछली। बोलो सब। अरे एनर्जी लो नहीं करो,
मतलब क्या बोलते हैं, हौसला रखो सीमा के क्या बोलते हैं, वीर जैसा, कि लाख में क्या मुसीबत आए एकदम डट के खड़ा रहो, कि मतलब 500 के मार के यहाँ से हिलेंगे, जब तक खून का एक कतरा रहेगा तब तक क्या करेंगे, लाश बिछा देंगे दूसरे को, तब छोड़ेंगे नहीं। देखो तो क्या है, पाठ के नाम बोलो, कौन लिखा है, जन्म कब हुआ इसका, कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि मुख्य बिंदु महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है, यह जो कहानी है ना महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है, ठीक है। और इनको 1990 में शहीद अकादमी पुरस्कार मिला, कह सकते हैं सिमला साहब में कि इनको कब पुरस्कार मिला, 1990 में। अब देखो लेखक के पिताजी बाजार जाते हैं और कितना गिनते हैं मछलियाँ, 3, कितना गिनते हैं, 3, जिसमें मालूम है 2 जिंदा रहता है और 1 मारा रहता है। जब लेखक अपने पिताजी के साथ, सुना ध्यान से, मछली लेके आते हैं ना, तो क्या होता है कि मछली, बारिश आ जाता है, ठीक है, पहले बारिश आता है ना, उससे पहले क्या होता है कि मछली का मुंह मतलब झोरा में रहता है ना, तो बांधे रहते हैं। जब मछली दुगो ना मतलब तड़पते रहता है ना, तो देखते हैं कि मछली मर जाएगा, तो मुँह हवा खोल देते हैं। बारिश आ जाता है ना, हल्का मुँह हवा को उसको फैला देते हैं कि पानी घुस जाएगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। तो लेखक मतलब कहाँ गए थे, तो बाजार, बोलो कहाँ गए थे, किसके साथ, अपने बाबूजी के साथ। उन्होंने कितना मछली किने, 3, जिसमें 1 मर गया था, 2 जिंदा था, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, उसके बाद घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे, यानी वही लेखक के जो बाबूजी विनोद कुमार शुक्ल के बाबूजी थे ना, वो बाजार गए थे मछली किनने के लिए, मछली वही खाते थे, ठीक है। कौन खाता था, वही, हाँ। एक नौकरवा था जिसका नाम क्या है, भग्गू, वह मछली बनाता था और भी खाता था, ठीक है। ऐसे मतलब घर का अपना फैमिली में जो था ना, एक लेखक ही खाते थे, ठीक है। लेखक के नाम विनोद कुमार शुक्ल, छोटा बच्चा थे तो बाजार गए थे बाबूजी के साथ, मछली किने, कै गो था, 3 गो, जिंदा कै गो, मरल कै गो, 1 गो। अब जब मछली क्या तड़प रहा था, क्या किए, जड़वा के मुंह खोल दिए ना, तो देखे कि चल मछली के कुछ जान बचेगा। अब आगे देखना, मछली को लेकर बच्चे गली में घुस गए, मतलब बच्चा में क्या हो, मछली को लिए अपना गली में घुस गए, ठीक है। उसके बाद संतू मछली को देखकर ही हिचक रहा था, संतू कोई उसका भाई भी है जो क्या उसको देख के हिचक रहा था। बच्चे एक मछली को कुआं में छोड़ना चाहता था, मतलब बच्चे चाहता था कि एक मछली को कुआं में हम छोड़ दें, मतलब उसको पाले, ठीक है। दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली के आँख में छवि नहीं बनती है। लेखक के दीदी जो बड़ी थी वो बतलाया था कि क्या बोलते हैं, मछली मारा हुआ जो होता है ना, उसका आँख में छवि नहीं बनता है। तो इन्होंने पहले बोले किसको, संतू को, कि तुम ताकोता मछलिया के आँख में तो फोटो बन रहा है, तो हल्का उताका, तो बोला कि हमको नहीं मालूम, समझ में आ रहा है। तो फिर मतलब देखे ये भी कि मछली जिंदा है कि मरा हुआ, जैसे क्या जिंदा रहता है ना, ताकेगा तो क्या होगा, उसके आँख पर ना तुम्हारा फोटो बनने लगेगा, जैसे क्या हम लोग की आँख है, ताकेगा तो क्या लगता है, अपना फोटो लगता है ना, तो वही बतला रहे हैं। तो क्या बोला, दीदी मछली की तरह तड़प रही थी, दीदी मतलब तड़प रही थी कि मछली वो भी बनाना नहीं, मतलब उसको भी बनना था कि मछली के हम बनाए, ठीक है। लेकिन बाबू बोला कि मछली बनाने के लिए। आगे देखना, माँ मसाला पीस रही थी, ये सब पहले बता दे रहे हैं, माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू घर का नौकर था, कौन था, इसके बाद समझ में नहीं आया होगा, बता दे रहे हैं। देखो बच्चे जो लेखक जो थे ना, वो मछली लेकर मतलब वहाँ से बाजार से आए, बाजार से लेकर आए, घर में आए, तो मछली को ना, उनको ना क्या बोलते हैं, काटने का मन नहीं था, उनको पालने का मन था। उनका मन था कि एगो मछली को हम कुआं में रख देंगे, कहाँ पे, कुआं में, और कुआं में से उसको पालेंगे, ठीक है, अच्छा सा मछली को, ठीक है। तो लेकिन दीदी को बोल दिए कि हमको मछली के मतलब क्या है, पालना है। तो दीदी बोले कि ठीक है पालो, लेकिन बाबूजी बोले क्या, भग्गू जाओ मछली काटो जाके। तो भग्गू भी चला, बेचारा क्या था, भग्गू तो नौकर था, नौकर के काम क्या है, मालिक जो बोले करेगा, तो मछलियाँ लेके भाग गया। जब दीदी ना, चाहे मतलब लेखक ना, जब मम्मी के देखिए मसाला पिसा रहा है, आज इतना मछली कटेगा, तो बेचारा के क्या हो गया, मन में बहुत मतलब दुखी हो गया कि मछली कटेगा मन में। तो बोला ना कि इस कहानी में अजीब ट्यूस है कि क्या होता है, मछली से आदमी खुश होता है ना, चल मछली बना खाएंगे। इसमें क्या है कि ट्यूस है कि मछली अब कटाएगा तो भाई दुख हो रहा है, उसको हम पालने के लिए लाए है कि नहीं। अब कोई किसी को पालता है ना, तो उसको दुख लगता ही है, ठीक है। तो यही कहानी में मेन है, ठीक है, कि लेखक मछली किनने जाता है बाजार, किसके साथ, बाबूजी के साथ, किसके साथ, बाबू के साथ। कितना गिनता है मछली, 3, कितना गिनता है, 3, जिसमें से 1 2 जिंदा रहता है। इनका जन्म कहाँ हुआ है,
कब हुआ है? नाम कथी है? इनको पुरस्कार कब मिला है? अब अच्छा, इनके घर में मछली कौन खाता था? उनके बाबूजी। अच्छा, उनके बहन क्या बतलाई थी कि मछली के मरा हुआ मछली के आंख में फोटो नहीं बनता, जिंदा के आंख में फोटो बनता है। अच्छा बतलाओ, बाजार से आ रहे थे तो मतलब जब झोड़ा के मुंह बांधे हुए थे तो मछली क्या कर रहा था? तड़प रहा था ना, तो क्या किया उन्होंने? खोल दिए। हल्का बारिश भी हो रहा था तो पानी उसमें जा गया, तो क्या हो गया? मछली को जान आ गया क्या? लेकिन घर पे आने के बाद क्या कहे थे कि एक मछली कहाँ रखेंगे? कुआं में। लेकिन उनके बाबूजी क्या बोले कि नहीं, मछली कटेगा, मछली कटेगा हम खाएंगे का। वो कौन खा रहा था? नौकरवा एगो। अच्छा, मछली कौन काट रहा था? भग्गू। अब मम्मी क्या कर रही थी? मसाला पिस रही थी। ठीक है, तो इस चैप्टर से लगभग मेन पॉइंट यही आता है। ठीक है, अच्छा बतलाओ, दीदी भी तड़प रही थी ना, किसके जैसा? मछली के जैसा। मतलब घर में किसी को मन ना था कि मछली कटे, खाली मन था किनको? लेखक के बाबूजी के। किनको था? लेखक के बाबूजी के। कितना हो गया? एक मिनट रुक जाओ, वीडियो का कथे गिर गया रे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, सुन लो इस चैप्टर से। देखो कि मछली को लेकर बच्चों क्या अभिलाषा है, ध्यान दो परमानंद। मछली को लेकर बच्चे को मन में क्या अभिलाषा था? तो कह सकते हैं कि मछली के लेकर बच्चे के मन में अभिलाषा था कि क्या, कि वह किसी एक मछली को कुआं में छोड़कर पालना। उसके बाद ताकि जब वह मन हो वहां से मछली निकाल कर खेल सके। मतलब बच्चा के मन क्या था कि एक मछली को निकाल के कहाँ? कुआं में छोड़ दे, और उसको मन करेगा तो वहां से निकाल के उसको बोलो खेल सकेगा। तो ये बतलाए हैं कि चाहते थे लेखक कि मतलब एक मछली को हम पाले कुआं में, हमको मन करेगा तो खेलेंगे उसको निकाल के। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, बना लेगा आराम से, बना लेगा ना। क्वेश्चन सुन लो, फिर से बोल रहा है कि मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? तो मछली को लेकर बच्चों का मन में अभिलाषा थी कि एक मछली को कुआं में डाल देते हैं, उसको अपने इच्छा अनुसार निकाल के हम खेलेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है सुनो। मछली को छूते संतु क्यों हिचक रहा था? क्योंकि संतु उसी के घर में क्या था? छोटा भाई था, कि मछली को देख के ना डर गया था। जैसे छोटा भाई बोलता है धौल, नहीं बोलता है आदमी, तो क्या होता है कि मछली से वो कौन, उसका संतु जो था वो डर रहा था, उसका भाई था, वो डर रहा था। ठीक है, इसलिए हिचक रहा था। क्वेश्चन फिर से बोलने का था कि मछली को देखकर संतु क्यों हिचक रहा था? क्योंकि और मछली से वह बोलो डर गया था। एग्जाम में बना लेगा ना क्वेश्चन। अच्छा बतलाओ, संतु क्यों उदास हो गया? मछली को काटते देखकर कि बेचारा मर जाएगा का, अब मर जाएगा, और खेलने का उसका अभिलाषा था, खेलने का उसको अभिलाषा था। अच्छा, दीदी क्या कहा था? दीदी क्या कहा था कि मरे हुए मछली को, ठीक है, किसी को दिक्कत? इतना क्वेश्चन से समझ में आ गया। एक और पार्ट देखते हैं क्या, 11, उसके बाद 12 हो जाएगा अपने आप। क्या देखो, बात नहीं, पाठ 11 की नौबत खाने में इबादत, एक व्यक्ति का चित्रण किया गया है। ठीक है, पाठ 11 क्या है बोलो? नौबत खाने में इबादत किसका किया गया है? एक व्यक्ति का चित्र किया गया है। अब सुनो, इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? कहाँ के है? और जन्म कब हुआ था? नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार से बजने वाली मंगल ध्वनि। यानी कि प्रवेश द्वार जो होता है ना, प्रवेश द्वार जहां एंट्री करते हैं वहां से बजने वाला मंगल ध्वनि किसका अर्थ होता है बोलो? नौबत खाने। किसका होता है? नौबत खाने का। अब देखो, इबादत का अर्थ क्या होता है? देखा यहाँ पॉइंट था, नौबत खाने में इबादत, यानी प्रवेश द्वार से बजने वाली मंगल ध्वनि। इबादत मतलब उपासना, मतलब कोई आदमी के उपासना करना, पूजा करना कोई भगवान के। ठीक है, इसे ये सब क्या है? उर्दू के बारे में है, मुस्लिम है, बिस्मिल्लाह खा तो मुस्लिम है ना, तो क्या है? बिस्मिल्लाह खा का एक मतलब चित्रण किया गया है। ठीक है, इस पाठ का लेखक है यतीन्द्र मिश्र। सबको मालूम है। जन्म कब हुआ? कहाँ के थे? कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। अब सुनो, इन्होंने बिस्मिल्लाह खा का व्यक्तित्व का मतलब क्या किया है, मतलब इसके बारे में बतलाया है। ठीक है, तो बतला रहे हैं, देखो बिस्मिल्लाह खा एक शहनाई बजाते थे।
मालूम है? बिस्मिल्लाह खा का संबंध किससे है बोलो? शहनाई वादक, शहनाई वादक। उसके बाद काशी संस्कृति का केंद्र कहा गया है, मतलब कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खा काशी में जाके शहनाई बजाते थे। उसके बाद बिस्मिल्लाह खा को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। नवाजा मतलब उनको सम्मानित किया गया, ठीक है। मतलब बिस्मिल्लाह खा को कौन मिला पुरस्कार? भारत रत्न। क्या मिला? भारत रत्न मिला, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खा का जन्म कहाँ हुआ है? डुमराव बिहार में हुआ है, मतलब बिहार में हुआ है, डुमराव गांव में हुआ है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खा बिहार के है, जिसको कौन लिखा है? यतीन्द्र मिश्र लिखा हुआ है, ठीक है। किसके बारे में? बिस्मिल्लाह खा के बारे में कि वह एक शहनाई वादक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो डुमराव गांव बिहार में। कहाँ? उसके बाद इन्होंने काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ बालाजी के मंदिर पर जाके वहां पे क्या शहनाई बजाते थे। उसके बाद बिस्मिल्लाह खा का मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे। बिस्मिल्लाह खा से कोई कहा कि बिस्मिल्लाह खा आपका कपड़ा फटा हुआ है, तो बोला कि मेरा कपड़ा फट सकता है लेकिन मेरा सुर बिगड़ जाएगा, तो इसके लिए क्या लोग हमको पहचानता है, मेरा वो खत्म हो जाएगा। मेरा कपड़ा ना फटा हुआ है, मेरा सुर नहीं ना फटा हुआ है। कौन बोले थे? बिस्मिल्लाह खा, ठीक है। उनका सुर से ही लोग पहचानता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तो क्या है मेरा कपड़ा गंदा भी है, फटलो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत पढ़ाएंगे, नहीं सही से पढ़ाएंगे तो क्या होगा? समझेगा ना? कपड़ा क्या है, फटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तन के ढक के रखा है। लेकिन सुर अगर एक बार बिगड़ जाएगा तो क्या है, कोई पूछेगा नहीं। कपड़ा फटेगा, फिर से आएगा, फिर पहन लेगा। तो हे बिस्मिल्लाह खा बोले कि मेरा कपड़ा फट सकता है लेकिन मेरा सुर नहीं फटना चाहिए। यही भगवान से मन्नत मांगते थे कि हे अल्लाह, मतलब उनको भगवान को हम लोग भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। मन्नत मतलब दुआ कि मेरा सुर ठीक रहे, हमेशा बोलते थे मेरा सुर नहीं बिगड़े। इंसान को हमेशा मतलब अपने काम से प्यार होना चाहिए, ठीक है। अभी देख रहा है काम से प्यार नहीं रहता था। कितना बज रहा है अभी? 20-19 मतलब 8-18-19 हो रहा है ना। मतलब अभी पढ़ा रहे हैं, अभी तुम लोग को और पढ़ाएंगे। अभी अगर हमको काम से प्यार नहीं रहता था, कहते जाओ घर पढ़ाएंगे, घर सुतेंगे आराम से। का तो क्या काम से आदमी को प्यार करना चाहिए, ठीक है। 8 बज रहा है, मतलब समझ रहा है 8:30 हो रहा है। पढ़ा रहे कब से पढ़ा रहे हैं? लगभग तुम लोग 11 बजे पढ़ा रहे हैं लगातार, नॉन स्टॉप। तो क्या हो सकता है कितना पढ़ाए हैं तक वो मिस्टेक भी हो गया। तुम लोग वीडियो में मान लो कोई देखता है तो उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी अभी ही बोल दे रहे हैं कि हो सकता है कि मिस्टेक तो होना ही है। क्या कि अभी लगातार पढ़ाने में क्या होता है कि माथा उनसा आ जाता है ना, उनसा आ जाता है। अगर मिस्टेक हो गया तो तुम लोग देख लेना, बुक में गलती हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है कि हम ध्यान से पढ़ाए हैं तो देख लो इसके आगे कि कहाँ पे बिस्मिल्लाह खा। तो काशी बाबा विश्वनाथ बालाजी के मंदिर में भी जाके शहनाई बजाते थे। उसके बाद बिस्मिल्लाह खा तो मतलब ये क्या मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे, मेरा कपड़ा फट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सुर फटना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग मेरे सुर के लिए पहचानता है। किसके लिए? सुर के लिए। उसके बाद बिस्मिल्लाह खा सुशील वाद यंत्र बजाते थे, ठीक है। उसके बाद मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खा शहनाई नहीं बजाते थे, क्योंकि मुहर्रम उनका जो कोई मतलब हो सकता है कि मुस्लिम में मुहर्रम जो होता है ना, कोई मर जाता है, डेट कर जाता है, शायद कंफर्म को मालूम नहीं है, तो सिंपल याद करना कि क्या बिस्मिल्लाह खा कब शहनाई नहीं बजाते थे? तो मुहर्रम के दिन। उसके बाद काशी आज भी संगीत के स्वर में जगती है, मतलब अधिकांश बिस्मिल्लाह खा काशी में ही जाके शहनाई बजाते थे, ठीक है। मतलब बिस्मिल्लाह खा कब शहनाई नहीं बजाते थे? मुहर्रम के दिन। बिस्मिल्लाह खा कहाँ के? नहीं बिस्मिल्लाह खा कहाँ के? बिहार के कौन गांव बोलो? डुमराव गांव के। बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते थे? और इनको क्या मिला? कौन रत्न? और बिस्मिल्लाह खा क्या मन्नत मांगते थे? मेरा सुर ना बिगड़े, मेरा तन पर से कपड़ा फट सकता है लेकिन मेरा सुर फट जाएगा तो लोग हमको पूछेगा नहीं। कौन बोला? बिस्मिल्लाह खा, ठीक है। अच्छा बताओ इस पाठ का लेखक कौन है था? कहाँ के है? उत्तर प्रदेश अयोध्या के। इन्होंने ही बिस्मिल्लाह खा के मतलब व्यक्ति का चित्रण किए हैं, उसके बारे में बतलाए हैं, ठीक है। इससे का तुम लोग क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। अच्छा बतलाओ, मतलब क्वेश्चन यही है कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खा का जुड़ाव परिचय बतलाइए। तो यही जुड़ाव है कि बिस्मिल्लाह खा के ना मतलब क्या था, मुहर्रम के बिस्मिल्लाह खा के बाबूजी चाहे जितना खानदान था ना, कोई शहनाई नहीं बजाता था, ठीक है, मुहर्रम के दिन। उसके बाद क्या क्वेश्चन में तुमको बतला दे रहे हैं
डुमराव की महानता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खा के लिए, क्योंकि यह शहनाई बजाते थे और उसके बारे में मतलब लोग उनको पहचानता है। ठीक है, चलो एक चैप्टर और देखते हैं। सब थक गया, हो गया, चलो बात नहीं, देख लो लास्ट चैप्टर देखो क्या था चैप्टर, महात्मा गांधी के बारे में। क्या? शिक्षा और संस्कृति। बतलाओ, शिक्षा और संस्कृति कौन लिखा था? बोलो। महात्मा गांधी। कौन लिखा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सबको मालूम है, 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। गांधी जी के चार गो बेटा, इतना नहीं लिखा है लेकिन बता दे रहे हैं। गांधी जी के 4 गो बेटा था, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। सच हो गया, देख लेना जाके। हरिलाल, मणिलाल, 2 गो में लाल, 2 गो में दास, रामदास, देवदास 4 गो बेटा था। ठीक है, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था मालूम है? नहीं, गांधी जी के देखो बतला रहे हैं, गांधी जी में क्या आ रहा है? गांधी आ रहा है ना, तो कस्तूरबा गांधी। मम्मी का नाम है उनका पुतलीबाई। ठीक है, तब बतलाते हैं, देखो लेखक का नाम महात्मा गांधी, पाठ का नाम अब सुनो। गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। इनका मृत्यु नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, इनका निधन नहीं हुआ, इनका हत्या हुआ है। 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोड्से ने गांधी जी को कितना गोली मारा था? 3 गो शायद। हाँ, नथुराम गोड्से ने 3 गोली धाए 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 मार दिया। जैसे सभा में से निकल रहे थे एक मार दिया। ठीक है, नथुराम गोड्से। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई रहेगा मिलके, लेकिन नथुराम गोड्से से क्या लगा नहीं लगा वही जानेगा, बेचारा मार दिया। ठीक है, उसको फांसी पड़ गया, वो चल गया ऊपर। कोई बात नहीं, करो मालूम करो। एक फोटो किसका फोन है? फोटो। चलो अब क्या हो गया देखो, तो गांधी जी को मेन क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं, बोलो? और बापू जी भी कहते हैं। राष्ट्रपिता बोलते हैं, मतलब राष्ट्र के पिता है। और क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं, बापू। ठीक है, गांधी जी के बापू जी के नाम से नहीं, गांधी जी के बाबू जी के नाम क्या था? करमचंद गांधी। वो राजकोट के दीवान थे उस समय। गांधी जी के हम लोग कमजोर समझते हैं, अरे उनको कहा था कि उस समय मालूम है इंग्लैंड पढ़ने गए थे वकालत पढ़ने। ठीक है, कहाँ गए थे? इंग्लैंड पढ़ने गए थे, मालूम है कि नहीं? और उसके बाद वहाँ से पढ़ के आए तो फिर गए दक्षिण अफ्रीका वकालत करने। ठीक है, कब गए? 1893 में गए, और वहाँ से लौटे कब? 1915 में। ये छोड़ दिए ना। गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, मम्मी का नाम पुतलीबाई से मालूम है। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1915 में, और भारत में आके लौट गए। मतलब 1893 में गए दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से लौटे 1915 में लौटे। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या है? यंग इंडिया। याद कर लेना, या था एग्जाम में। गांधी जी का पत्रिका का नाम क्या है? तो यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन। इनका गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी कितना बेटा? 4। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। समझ में आया? गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। सुनो ध्यान से, गांधी जी 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे फिनिश फॉर्म का स्थापना किए। उसके बाद 1915 में भारत लौटे। और उसके बाद क्या हुआ? लौटने के बाद भारत 1915 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। सन 1916 में गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में गए थे, और वहाँ पे अधिवेशन में भाग लिए, और वहाँ पे उनको भेटा गए क्या बोलते हैं, राजकुमार शुक्ल भाषण दे रहे थे। और राजकुमार शुक्ल का है कि गांधी बाबा चलिए तक, बिहार में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ये बोले कि हम 1 साल तक नहीं जाएंगे। हमारे गुरु जी बोले हैं, कौन थे ना गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले, कि तुम अभी यहाँ से जा रहा है ना, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो भारत में जाना तो लगले कोई काम नहीं करना, 1 साल तक स्टूडेंट जीवन में रहना, छात्र जीवन में जाते इन्होंने नहीं करना। तो 1916 में गए थे लखनऊ अधिवेशन में, वहाँ भेटा गया राजकुमार शुक्ल। सुना ध्यान से। उसके बाद गांधी जी को बोले कि चलिए बिहार में, यहाँ किसान की स्थिति ठीक नहीं है। तो गांधी जी
सुना ध्यान से, बोले कि हम से भेंट कीजिए 1 साल बाद। फिर 1917 में गांधी जी से भेंट किए राजकुमार शुक्ल, ठीक है। वही बुला के लिए आए कहाँ पे, चंपारण में, इसको बोलते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का पहला आंदोलन बिहार से हुआ है, चंपारण से, ठीक है। मतलब बिहार के धरती पर चंपारण से हुआ है, इसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। इस आंदोलन में उन्होंने क्या किए, 3 कठिया पत्ती को भंग किए, और पत्ती को भंग करके मतलब क्या था, 3 कठिया पत्ती में था कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन में नील बोना है। और उस नील खेती करने से प्रॉब्लम क्या था कि अंग्रेज बोल रहा था कि हर एक साल 3 कट्ठा खेत बंजर हो जा रहा था। मतलब उस नील खेती में क्या मतलब समस्या, एक बार खेत में नील बो दो, बोलो खेत बंजर, तो हर एक साल 3 कट्ठा मतलब एक किसान का खेत बंजर हो रहा था। जिसका विरोध गांधी जी किए, किसका, अंग्रेज का विरोध किए, उसको हिला दिए, पत्ती को भंग किए, ठीक है। तो 1917 में उन्होंने चमत्कार कर दिया। वैसे ही 1918 आ गया, 1918 में उन्होंने कहाँ गए, लखनऊ नहीं, अहमदाबाद। मिल मजदूर जो था, मिल में क्या था, मजदूर सबके ना बहुत दिक्कत दे रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे गए, उसके लिए लड़े। फिर उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर 1920 आ गया, और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल तक चला, 1922 आ गया, चौरी चौरा आंदोलन कर दिया। फिर कुछ दिन चला, उसका गांधी जी जेल भी गए। 1930 से जेल से वापस आए तो क्या हुआ, उन्होंने दांडी यात्रा निकाले, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग, नमक बना के दिखा दिए, ठीक है। फिर 1931 हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, 32 में दूसरा हुआ, 1942 में दिए भारत छोड़ो आंदोलन बोल दिए, ठीक है। ऐसा का बोल दिए कि किसको बोल दिया, अंग्रेज को, भारत छोड़ो आंदोलन बोले कि यहाँ तुम चल जाओ। ऐसे ही करते करते सन 1947 में अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ा और अपना देश आजाद हो गया। इसी पर चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। टाइम हो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 20:44 मतलब 8:44। कोने घड़ी में दिखा रहा है 20:08 दिखा रहा है ना, देखियो 20 क्या 8 है द्वारा में, 20 मतलब क्या 8:44, कंटिन्यू 11 से 20:44 कितना हो गया, 9.5 घंटा ना। अच्छा रबिया का तो फोटो हाईलाइट हो जाएगा, अरे 8:44 आ रहा है का, कंटिन्यू कितना चला, 9.5 घंटा। और पढ़ाता है कि अब तो नहीं के घर में दिक्कत होगा का। तो इतना क्लास कराने के बाद बात नहीं, तुम लोग सुनो ध्यान से, बैठ जाए, खुला नहीं अभी। देखो इस क्लास में एगो सेल्फी मेरा बनता है, तो सुधरे रहो, क्लास में फोटो एगो लेते हैं, बात नहीं। देखो और कुछ नहीं, कम से कम मेहनत करना तुम लोग सीख लिया होगा कि अगर हम अपने परिश्रम के क्या बोलते हैं दम पे, मेहनत के दम पे एग्जाम का खोपड़ी में छेद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बोलो। लगातार मेहनत करने के दम पे तुम्हारे साथ हम लगभग 9.5 घंटा से, मेरा एनर्जी पावर अब बढ़ ही गया है तुम लोग को देख के, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, कि लगातार हम लोग रह गए, टिक गए, तुम लोग भी टिका। एक सेल्फी बनता है, लेकिन मेरा फोटो नहीं आ रहा है क्या सेल्फी में, ओहो सब ताको ताको सब तो आ रहा है फोटो में सेल्फी, सब आ रहा है ना, परमानंद है, आ रहा, अच्छा ना आ रहा ऐसे ऐसे आ रहा ऐसे चल बैठ 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 हो जाएगा, बजे तो हो गया, चल ठीक, चाहे दो ना यहाँ से, मतलब चलो सेल्फी हो गया, तुम लोग के लिए नया सेल्फी ले लो। इसे में क्लास खत्म करते हैं। अगर क्लास में गलती भी हो गया तुम लोग देख लेना, बुक में थोड़ा भाई पढ़ाते रहते मन थकान हो जाता है, ठीक है। चलो क्लास को ऑफ करते हैं, वीडियो ऑफ करो।